नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल की सियासी हलचल की करेंगे। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर पिछली 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन इस बार क्या ये इतना आसान होगा? पहली खबर में हिमाचल की बात, फिर दूसरी खबर में चुनावी शोर के दौरान कौन किसे डरपोक कह रहा है और किसे झूठा बोला जा रहा है, ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। चार लोकसभा सीटों वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 1 जून को वोटिंग होनी है। सियासी पंडित मानते हैं कि 2014 और 2019 की तरह हिमाचल में इस बार भी बीजेपी को सबसे ज्यादा मोदी मैजिक का सहारा है। उधर कांग्रेस के पास भले ही बीजेपी की तरह मोदी मैजिक या स्टार प्रचारकों की लंबी फौज ना हो, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा हिमाचल में उसकी सरकार का है। राज्य सरकार की ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपए देने जैसी योजनाओं के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही है। उधर बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाएं गिरा रही है। कुल मिलाकर इस बार हिमाचल की सियासी फिजा 2014 और 2019 से कुछ हटकर। हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों का चयन भी इसकी एक वजह है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बड़े चेहरे सियासी रण में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे और मौजूदा सियासी हालात भी इस बार के आम चुनाव को रोचक बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं: शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा। सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है। हिमाचल के शिमला में प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूँ। पीएम ने कहा कि मेरे लिए न नाहन नया है और न ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज का माहौल नया है। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। मेरे लिए न नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। पार्टी की मीटिंगें लेता था, सबको समझाता था। मुझे लगता है शायद यहां के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर शायद इससे 2 गुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। अपने संबोधन में पीएम ने 5 चरण की वोटिंग पूरी होने पर एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताया। साथ ही ये दावा भी किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर हैट्रिक लगने जा रही है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है।
और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा और हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। प्रधानमंत्री अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर कमजोर होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकारें दुनिया में गुहार लगाती थी और पाकिस्तान सिर पर चढ़कर नाचता था। पीएम ने कहा कि ऐसी कांग्रेस जिसे भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो, वो हिमाचल का भला नहीं कर सकती। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती तापमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को भले ही हिमाचल का चुनाव डन डील लग रहा हो, लेकिन कांग्रेस मैदान में तगड़ी फाइट दे रही है। प्रत्याशियों की चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। उसका कहना है कि हिमाचल में वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मंडी लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह अपनी प्रतिद्वंदी कंगना रनौत पर तो तंज कसते ही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट जब प्रचार करने हिमाचल के कुल्लू पहुंचते हैं तो भाजपा पर चुनाव को मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हैं। कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, प्रदेश के और कोनों से भी यहाँ पर आए हैं, और हमें विश्वास है कि जो संकल्प हम यहाँ पे लेंगे वो संकल्प सिर्फ विकास का होगा, ओनली डेवलपमेंट ओरिएंटेड। हमने काम किया है, मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़े रहे हैं। खास करके जब आपदा का समय था, हर इलाके में मैं खुद गया, रेस्टोरेशन का काम हमने करवाया, लोगों को पूरा सहयोग दिया, और हम एक डेडिकेटेड फोकस के साथ, डेवलपमेंटल फोकस के साथ लोगों के बीच जाएंगे और विकास कार्यों को जो है वो आने वाले समय में और ऊंचाइयों पे ले जाने का, जिसमें सबसे बड़ा मेरा एजेंडा नंबर 1 है, जिस शहर में हम आज है मंडी सिटी, इसको स्मार्ट सिटी से जोड़ने का। जो हमारा ब्यास रिवर फ्रंट है उसको, उसकी ब्यूटिफिकेशन का, हमारा ब्यास रिवर है उसकी चैनलाइजेशन का, ऐसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमें आने वाले समय में करवाना है। बाकी जो भी यहाँ से और प्रत्याशी है, कोई ग्लैमर है, कोई बॉलीवुड है, 100 चीज़ें हो रही है, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों का समर्थन करते हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज़ें जो है वो केवल चुनावों के समय में ही याद क्यों आती है? चाहे वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की बात है, मंगलसूत्र है, और कभी कहते हैं घुसपैठिए देश के अंदर आ गए हैं। तो ये एक
ऐसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के लिए माननीय और सम्मान्य है। इसलिए इस तरीके से टारगेट करना किसी भी समुदाय को इलेक्शन के समय में ये सही चीज़ नहीं है। हर पैमाने पर सरकार अपनी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पा रही है। करप्शन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर क्षेत्र में पिछड़ी है। इसलिए विवादित मुद्दों को बार बार हवा देते हैं। भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो आज चर्चा कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए चर्चा शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की। वो चर्चा करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की। तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और एक अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा जाए, संवाद हो, जनता बेहतर उम्मीदवारों को चुने। लेकिन जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक वो होते हैं जो जनता के जीवन को छुएं। भाजपा की कोशिश रहती है कि हमेशा एक आड़ बना के रखते हैं, पर्दे के पीछे से वो भावनात्मक मुद्दों को हवा देते हैं और जमीनी मुद्दों से दूर रहते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, चाहे एक प्रतिवर्ष सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात हो, एमएसपी कानून बनाने की बात हो, इन मुद्दों को जनता पसंद कर रही है। इसलिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ज़्यादा चर्चित है। कोई जानता भी नहीं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा क्या है। जनता नाउम्मीद हो चुकी है और बदलाव के मूड में है। इंडिया अलायंस की बात करें तो कितना ऐसा आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये तो चर्चा जो होती है ना, सन 52 की, सन 65 की, सन 70 की करते हैं। 2014 से 24 जो उनको कार्यखंड का काम दिया, 10 साल का पूर्ण बहुमत की सरकार रही। आपने 10 साल में क्या किया? संविधान को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सब लोगों की है, लेकिन उन्हीं के वायुमंडल से ये आवाजें आती हैं कि संविधान में संशोधन या बदलाव होगा, आरक्षण पर लेकर सवाल उठते हैं और भाजपा के तमाम नेताओं को फिर खंडन करना पड़ता है। तो खंडन करने की नौबत ही क्यों आती है? क्योंकि ये चर्चा कांग्रेस ने नहीं करी, ये उन्हीं के लोगों पे, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बार बार मुद्दे को उठाया, इसलिए उन लोगों को अपनी सफाई देनी पड़ती है। हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधते हैं। उज्जैन के लिए ट्रेन दे दी, नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन दे दी, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, आगरा, ग्वालियर, इंदौर के लिए ट्रेन चला दी और दिल्ली पहुंचने के लिए केवल 4 घंटे 40 मिनट में ऐसी वंदे भारत देश की सबसे आरामदायक और आधुनिक ट्रेन वो भी हमने चलाकर दे दी है। कांग्रेस का सांसद इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 45 साल रहा। रेल ऊना तक भी नहीं पहुंच पाई थी, हमने सारा काम करवाया। और यही नहीं, हमने भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी के साथ चला है। लेकिन जब से सरकार आई 15 महीनों से राज्य की सरकार ने एक फूटी कौड़ी अपने हिस्से की नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया। उसके बावजूद हम वो काम चलवा रहे हैं। क्या ऐसे प्रदेश का विकास हो सकता है? अगर वो भी नहीं किया तो जो सर्वेक्षण करवा के हमने रेलवे लाइन मंजूर कराई हमीरपुर की, उसके लिए मुख्यमंत्री के पास 15 सेकंड का टाइम नहीं मिला एक चिट्ठी पे साइन करने के लिए कि हम हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए हिमाचल के हिस्से का पैसा देंगे। 15 सेकंड का टाइम चाहिए था। क्या 15 सेकंड का टाइम नहीं था? या हमीरपुर के लिए रेलवे लाइन बनाने की इच्छा नहीं थी? अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक बड़ी मीठी सी जो है एक लहजा आता है। उस तक का जो है चंडीगढ़ से लेकर जहां भी मैं जब गई तो एक ऐसा वक्त था, वो वक्त अलग था। आज वो वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था। मेरी जुबान का, मेरी अंग्रेजी ना बोलने का, मेरे पहाड़ से आने का, न जाने कितने तरीके से कहां किस के कॉफी काउच में मेरा मजाक उड़ाया जाता था और जिस बात का बहिष्कार मैंने समस्त भारत के सामने किया। लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को, जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर, एक भावी एमपी बनाकर, एक भविष्य की नेत्री बनाकर, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है, तो उसका जो गौरव है और उनका जो वैभव है वो ऐतिहासिक बन जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी मातृशक्ति की तरफ से, अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से जो है
हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी 4-0 की हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस इस बार बीजेपी का विजय रथ रोक देगी। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होना है। इलेक्शन डेस्क एनबी न्यूज। तो 4 जून को आने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों के सियासी राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले होंगे। 24 का रण में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा नूरपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। राजनीति में मुद्दों या विचारधारा के आधार पर एक दूसरे का विरोध होता है, लेकिन अक्सर नेता निजी टिप्पणियां भी कर देते हैं। ऐसे वक्तव्य अवांछनीय होते हुए भी भारतीय राजनीति में सामान्य है। छठे चरण पर पहुंच चुके 2024 के आम चुनाव में अब बीजेपी और विपक्ष के बीच कुछ ऐसे ही वार पलटवार हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तो छठा चरण भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार जब मुद्दों पर होना चाहिए तो नेता एक दूसरे को डरपोक और झूठा बता रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर कमजोर और डरपोक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी पर झूठ पे झूठ बोलने और अमित शाह पर नफरत का ट्रेंड चलाने के आरोप लगा रही है। छठे चरण के तहत पंजाब और हिमाचल में वोटिंग होनी है। इन दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी आज चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कमजोर बताते हुए उन पर कई सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो कश्मीर में न सिर्फ धारा 370 वापस ले आएगी, बल्कि पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेगी। पाकिस्तान भारत में धमाके करेगा और कांग्रेस सरकार उसे गुलाब भेजेगी। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम से देश में कोई डरता नहीं, मगर कांग्रेस कांप रही है।
साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए, इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है, ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो, बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे बोलो। क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। जहां पीएम कांग्रेस को डरपोक कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस उन्हें झूठा बता रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पीएम चुनाव प्रचार में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं उससे साफ है कि उनकी हार का समय आ गया है। नाना पटोले ने कहा कि पीएम पद पर रहते हुए भी मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोले तो देश की बदनामी होती है। देखो, जिस तरह से ये चुनाव में मोदी जी जो कैंपेन कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र के बाद जो आपने कही, कभी पैसा चोरने की बात हो गई, कभी नल की टोटी की बात हो गई, तो ये मोदी जी के हार का समय अब आ गया है। मोदी जी अपने 10 साल के सत्ता का जो उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उनका कहना था। जो टीवी पेपर की जाहिरात के आधार पर जो जनता के पैसे की लूट उन्हें की थी, वो वास्तविकता लोगों के सामने वो बता नहीं सक रहे। तो झा ने, जो आरजेडी के सांसद है, उन्हें जो बातें कही है, मैं किसी का मानसिक संतुलन, अब प्रधानमंत्री है 4 जून तक, इसलिए मैं इस लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री कर झूठ पे झूठ जो बोल रहे हैं बार बार, जो बातें असंभव है, उस बारे में जो झूठ के ऊपर झूठ बोलने जा रहे हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कहते हैं कि झूठों के सरदार बन गए नरेंद्र मोदी जी। तो ये उसमें हो सकता है प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हुए वो नरेंद्र मोदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के वो प्रधानमंत्री है, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोले तो देश की बदनामी दुनिया में होती है। देश की जनता तो देख रही है। मोदी जी को टीवी आए तो मोदी जी का टीवी बंद कर डालते हैं, तो मैंने वो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। मोदी जी के बारे में जनता में बहुत गुस्सा है। तो झा जी ने जो बात बोली है, तो उनके लेवल पे, उनके पार्टी के लेवल पे उन्होंने बात की है, उसका समर्थन करने का कोई वो नहीं है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं प्रधानमंत्री करके उनका सम्मान करते हैं। वारिस पठान जो मैम के उन्होंने आरोप किया, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आरोप बिहार के आरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लालू का घमंडिया गठबंधन पाकिस्तान के पास एटम बम से डरता है। आरा वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कि कांग्रेस वाले
लालू जी घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आरा वालों, आर के सिंह को वोट इसलिए देना है कि मैं आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। भाइयों बहनों, अमित शाह के तीखे प्रहार का जवाब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में दिया। तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड करवाने आते हैं, वो केवल झूठ बोलते हैं, लेकिन इस बार बिहार के लोग उनकी झूठी बातों में नहीं आने वाले। ताजी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, ये झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। और कुछ उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा ही कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बात कर रहे हैं इधर उधर। चलिए, चुनाव प्रचार के शोर में मुद्दों से भटककर निजी टिप्पणियां आम बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। तब साफ हो जाएगा कि जिन पर डरपोक होने के आरोप लगे हैं, उन्हें जनता ने कितना डरपोक समझा है, और जो झूठ पे झूठ बोलने, नफरत का ट्रेंड चलाने के इल्जामों से घिरे हैं, उन्हें जनता कितना झूठा समझती है। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप मुद्दों को लेकर के हों तभी सार्थक होते हैं, क्योंकि निजी टिप्पणियां राजनीति का स्तर गिराने का काम करती हैं। 24 करोड़ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।